बिहार में एनडीए कैसे करने जा रहा है सीटों का बंटवारा। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा साहब को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्या कोई खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं राग बिहारी। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा, क्या कोई फॉर्मूला वाकई निकल आया है? क्योंकि चुनाव तो धीमे धीमे करीब आ ही रहा है, मुझे लगता है 2-2.5 महीने और बचे हुए हैं। हाँ, लग रहा है लगभग फार्मूला निकल चुका है, जो मेरे पास जानकारी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब केवल कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा उसको लेकर के रस्साकसी चल रही है। नंबर क्लियर हो गया है? नंबर लगभग ऑलमोस्ट क्लियर है, उसमें भी थोड़ा विवाद है, लेकिन आसपास लोग पहुंच गए। देखिए, एक चीज तय है कि जेडीयू एक सीट ज्यादा लड़े, जेडीयू ज्यादा सीट पर लड़ेगी, क्योंकि सिंबॉलिकली जेडीयू विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी है, ये जेडीयू जरूर इंश्योर करना चाहती है। इसलिए अगर 205 सीट पे लड़ा जा, दोनों लड़ते हैं, तो 103 पे लड़ेगी जेडीयू, 102 पे लड़ेगी बीजेपी। अब 205 पे लड़ते हैं तो 38 सीटों को बांटा जाएगा बाकी 3 दलों में। उसमें से 22 सीटें, 25 सीटें दी जाएंगी किसको? एलजेपी-आर को। और बचता कितना है? 13 सीट। 13 सीट में बांटा जाएगा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में। तो ये जान लीजिए कि 7 सीट पे जीतन राम मांझी लड़ जाएंगे, 6 सीट पे उपेंद्र कुशवाहा लड़ जाएंगे। इस तरह का फॉर्मूला होगा। या फिर हो सकता है कि 201 सीट पे ये दोनों लड़े, तो फिर बच जाता है 42 सीट। 42 सीटों में 25 सीट दे दिया जाएगा किसको? तो चिराग पासवान को। और 17 सीट पे कहा जाएगा लड़ने किसको? तो 17 सीट पे कहा जाएगा लड़ने मांझी और कुशवाहा को। मांझी और, मतलब लमसम यही फॉर्मूला चल रहा है। पर देखिए, चिराग पासवान चाहते क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मांग रहे हैं। चिराग पासवान 30 सीट चाहते हैं, एक राज्यसभा की सीट चाहते हैं। अच्छा, राज्यसभा, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं जी। राज्यसभा की सीट वो अपनी मां के लिए चाहते हैं, जिनका नाम रीना पासवान है। उनके पिता दिवंगत हो चुके हैं, रामविलास पासवान। मां रीना पासवान है। रीना पासवान के लिए कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि उनको वो राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो राज्यसभा की एक सीट चाहते हैं और साथ ही साथ वो 30 सीटें चाहते हैं। और चिराग पासवान इसीलिए बीच बीच में कहते हैं कि मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। और जब बात यही नहीं रुकती तो अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए प्रशांत किशोर की तारीफ भी कर देते हैं और कहते हैं कि उनकी बातों में दम है, वो मुद्दे जो उठा रहे हैं उसमें दम है। और यही नहीं रुकते, वो ये भी कहने लगते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर बीच में कह देते हैं मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। फिर ये मामला जब बहुत ज्यादा अनप्रोपोर्शनेटली बड़ा होने लगता है तो आप ये समझिए कि ये फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हर सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मतलब मेरा गठबंधन लड़ेगा और हमारी पार्टी अपना सीट समझ करके लड़ेगी। तो ये उनके तरीके हैं, पर वो कहना शुरू कर देते हैं, दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और वो दबाव बनाते हैं तो जीतन राम मांझी की बत्ती जल जाती है। और जीतन राम मांझी की जब बत्ती जल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एनडीए का गणित जबरदस्त चल रहा है। वैसे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पान पार्टी को भी शामिल करने के लिए कुछ बातचीत हुई थी, आईपी गुप्ता वाली पार्टी। पर आईपी गुप्ता को जेडीयू कितना सीट देना चाहती है, इसको लेकर के आईपी गुप्ता को कुछ असमंजस है, कुछ कंफ्यूजन है। और इसलिए आईपी गुप्ता बहुत नजदीक जा चुके हैं आरजेडी के। अच्छा, आरजेडी से उनकी अच्छी बातचीत चल रही है, कांग्रेस से भी उनकी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। और दोनों मिलकर के वहां पर किस किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे एक लिस्ट भी सौंपने जा रहे हैं। तो तमाम तरह की कवायद हो रही है। ये सेशन आज जो समाप्त हो रहा है उसके बाद आप देखिएगा तमाम सारी पार्टियां एक दूसरे से बात करेंगी। सेशन है, मतलब मुझे लगता है सिर्फ मार कुटाई होना बाकी जो है भाषा का। नहीं, देखिए ये तो होना ही था। वजह यह है कि एक तो राजनीति की मर्यादा क्या रह गई है वो सदन से रिफ्लेक्ट होता है, वो पता चल जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि अब चुनाव पास आना है तो इस तरह की बात होनी ही है।
कितनी ज्यादा पॉलिटिकल स्कोरिंग कर सकते हैं, अपने विपक्ष को नीचा दिखा सकते हैं, अपने वोटर्स को साध सकते हैं, उस सब का प्रयास होता हुआ दिखा है। तो सवाल यह है कि कौन किसके साथ है, वो तो अब चुनाव ज्यों-ज्यों पास आएगा बहुत कुछ सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सदन में जो हो रहा है वो प्योर पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं, ये सारी बात सही है। पर इससे कामयाबी किसको मिलेगी, कौन कामयाब होगा, ये सारी बातें हैं, देखना दिलचस्प होगा। देखिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, ये इसके पीछे थोड़ा बताइए क्या कहानी है। क्या ये दबाव बनाने का तरीका है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों की तरफ से, या पर्दे के पीछे वाकई कोई भविष्य की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, मुझे तो ये दिखाई पड़ता है कि उम्मीद का जहां तक सवाल है, तो आपको ये बता दें, मुझे तो नहीं लगता कि इस चुनाव में ये लोग कोई ये करने जा रहे हैं। एक तरीके से ये दबाव बनाने की ही रणनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर दबाव बनाने की रणनीति नहीं होती तो आप शायद ऐसा देख नहीं रहे होते। तो मैं तो प्योरली ये देखता हूं कि जब भी चिराग पासवान को लगता है कि वो जो चाह रहे हैं उसके आसपास बातें पहुंचती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, तो चिराग पासवान बहुत टफ बार्गेनर हैं। वो प्रशांत किशोर की तारीफ करने लगते हैं, जेडीयू गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरने लगते हैं, वो अपने बारे में कहने लगते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर उससे आगे बढ़ के कहने लगते हैं कि हर सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये सारा दबाव बनाने का ही तो तरीका है, और जिसको चिराग पासवान अपना रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा ये भी बताइए इसके बारे में, जो चिराग पासवान बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि बिहार से लड़ेंगे, बिहार में एक जनरल सीट से लड़ेंगे, और चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को भी चैलेंज कर दिया है। वो जो चुनाव के बहिष्कार वाली बात बोल रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो वो लेकर के दिखा दीजिए। तो चिराग पासवान का जो स्टैंड है, तो जनरल सीट वाला और सीधे तेजस्वी से लोहा लेने वाला, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चिराग पासवान को तेजस्वी से तो लोहा लेना ही है ना, सारे यंग लीडर्स हैं और अब उनके लिए जगह खाली हो रहा है। तो चिराग भी सीएम बनना चाहते हैं, तेजस्वी भी सीएम बनना चाहते हैं। दोनों के पिता बिहार की राजनीति के बड़े नाम रहे हैं, बड़े चेहरे रहे हैं। अब दोनों का एम्बिशन मुख्यमंत्री बनने का तो है ना, इसलिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर के दोनों के बीच में प्रोफेशनल राइवलरी ना हो, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए चिराग पासवान कह देते हैं, बीच बीच में चुनौती दे डालते हैं। और दरअसल चिराग पासवान ये जानते हैं कि आने वाले समय में कैसे दलित और अपर कास्ट और कुछ युवाओं को जोड़ना है। चिराग पासवान दलित के टैग से बाहर निकलना चाहते हैं, दलित लीडर के रूप में अपने आप को पदस्थापित कर चुके हैं, लेकिन वो जनरल सीट से इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि एक मैसेज दे सकें कि चिराग पासवान दलितों की राजनीति ही नहीं करते, अन्य जातियों की भी राजनीति करते हैं। अब आप ये देखिए कि सिर्फ अपनी जाति के दम पर तो मुख्यमंत्री हो नहीं पाएंगे, तो अपने बेस को ब्रॉडन करने के लिए वो जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और वो ये साबित कर सकें कि वो महज एक दलित लीडर नहीं है। और अपने बेस को बड़ा करने के लिए चिराग पासवान बहुत तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें वो कामयाब होते दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में और क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल मुझे कहीं से दिखाई नहीं पड़ता कि चिराग पासवान कुछ और करने जा रहे हैं। अच्छा, तो चिराग पासवान आप कह रहे रहेंगे एनडीए के साथ ही, और जैसा कि आपने 25 सीटों वाला मामला बताया है कि उनको करीब 25 के लगभग सीटें मिल सकती हैं, और तेजस्वी जाहिर सी बात है भाई कि उनको चैलेंज करना एक तरीके से एक सियासी दांव भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर देखिए सीधे उनके निशाने में हमेशा तेजस्वी यादव रहते हैं। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा उनके इस बयान की रहती है। तो सीधे आप सबसे बड़े लीडर को अपोजिशन में उसको चैलेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी चर्चा में आ जाते हैं। क्या यही वही प्रयास है जो कह रहे हैं कि भाई ये जो मुद्दा निकल के आ रहा है कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, ये क्या वाकई मुझे लगता है ये राजनीतिक दबाव के अलावा कुछ और नहीं है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी भी कह रहे थे, तेजस्वी यादव ने 2-3 बार कह दिया, लेकिन अब कांग्रेस विड्रॉ करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो इनको लेनी का देनी पड़ जाए। कैसे? ये अरे साहब, जब आप चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी फिर किस नाम की है? क्या आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? ये तो मोहर लग जाएगा ना। और आप कश्मीर के कोई सेपरेटिस्ट पार्टी थोड़ी हैं। अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग से बहुत सारी दिक्कतें हैं तो आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में लड़िए, कोर्ट
फैसला कर रहा है ना, कोर्ट में सुनवाई तो हो रही है और ऑनरेबल कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार कौन सा इंस्टीट्यूशन सही है और गलत है। बतौर पॉलिटिकल पार्टी आप अगर जनता की अदालत में भी नहीं जाएंगे और वहां अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो फिर क्या माना जाएगा कि आपको इंडियन डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है, आपको यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पर तो भरोसा हमको एसआईआर पे भरोसा नहीं है, नहीं जो हो रहा है। एसआईआर पे भरोसा नहीं, वोट कट जाएंगे, अरे वोट अपने हिसाब साहब बात यह है कि जो लोग अब उन लोगों का भी तो काउंटर लॉजिक है ना। 18 लाख लोग मर गए हैं, क्या उनका नाम रहना चाहिए? उनका लॉजिक ये है कि ठीक है आप कह रहे थे समय कम है तो हमने 1 महीने बढ़ा तो दिया, 1 महीने बढ़ा दिया, वेबसाइट पे फॉर्म डाल दिया, जो लोग पलायन कर चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमने जिम्मेदारी सौंप दी कि जिसका फॉर्म नहीं भरा गया उसको भर करके आप डाल दीजिए। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ पर हमने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप बहुत तरह की बातें कह रहे हैं? तो ये भी तो लॉजिक है। मैं खुद इस बात से सौरभ इत्तेफाक रखता हूं कि इतने कम समय में इतने लोगों का पुनरीक्षण करना आसान नहीं था और आप जान लीजिए ये पर्पस भी बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। आप देखिए शुरुआत में ये टाइट हुए थे, बाद में इतना ज्यादा आवाज उठने लगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगा कि ये लोग खुद अब हर का फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो समझिए इस बात को। लेकिन इस प्रोसेस में भी बहुत सारे लोगों का नाम हट भी गया। अब देखिए होता क्या था, कई बार मैं एक ऑफिसर से बात कर रहा था, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, किसी जिले के डीएम थे और उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग साहब हैं ही नहीं यहाँ पे, उनका 2-3 जनरेशन से पता ही नहीं है, वो इस गांव में रह ही नहीं रहे, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहना चाहिए? कई लोग ऐसे हैं जिनके पिता गांव में रहते थे, वो खुद बिहार के किसी शहर में रहने लगे, फिर उनके बच्चे दिल्ली में शिफ्ट हो गए, तो 3 जगह नाम कैसे होना चाहिए वोटर लिस्ट में? क्या उनका नाम नहीं हटना चाहिए? तो ये सारे वैलिड रीजंस भी हैं। लेकिन दूसरे रीजंस ये हैं कि भाई 1 महीने का आप समय दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रूट गांव में है या शहर में है और वो काम करने के लिए जालंधर, दिल्ली, मुंबई, असम अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। अब उनका नाम आप वोटर लिस्ट से कैसे हटा देंगे? आप हटा तो सकते नहीं है, यानी उनका राइट टू फ्रेंचाइज जो है वो अधिकार ही आप छीन ले रहे हैं। तो ये अधिकार छीने ना जाए इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर दिया है। कल अनाउंसमेंट हो चुका है, वो फॉर्म आपको वेबसाइट पर मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को जिन जिन का नाम पीछे छूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज उनका नाम भर सकती है। दूसरी बड़ी बात है, आप सुनते होइएगा कि वोटिंग परसेंटेज बिहार में 55% हुआ। तो अब ये बताइए कि अगर अमुक कॉन्स्टिट्यूशन में अमुक असेंबली में 50 लाख लोग नहीं रह रहे हैं, 50 लाख लोग में 10 लाख लोग मर चुके हैं या 5 लाख लोग मर चुके हैं मान लीजिए, और मर चुके हैं, कुछ हजार लोग शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ हजार लोगों का अलग जगह पर नाम है, तो कुल मिलाकर के 3 लाख के करीब मतदाता है सपोज, और उसमें 50,000 का पता ही नहीं, तो भाई 2.5 लाख में ही आप कंसीडर करेंगे ना कि कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ। ऐसे होता क्या था कि खूब वोट पड़ भी गया तब भी कहा जाता था 55% मतदान हुआ है, 50% मतदान हुआ है। तो एक तो मतदान बेहतर हुआ है वो बताने का तरीका होगा, पुनरीक्षण होने से यह पता चलेगा जो बेचारे मर चुके हैं उनका नाम आप डिलीट करिए, जो परमानेंटली पलायन कर चुके हैं उनका नाम डिलीट करिए, जिनका 3-4 जनरेशन से जो हट चुके हैं उनका नाम हटा दीजिए, और फिर फेयर डेटा रखिए कि कौन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कितने लोगों ने मतदान किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। तो मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र होगा, लोगों का भरोसा बनेगा। पर हाँ, जो लोग यहाँ के वासिंदे हैं, वोटर्स हैं, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब से आते हों, उनको वोट देने का अधिकार जरूर मिले, उनसे उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ये बात सच है। और इसके लिए ही ये 1 महीने का टाइम स्पैन बढ़ाया गया। बिल्कुल, टाइम स्पैन बढ़ाया गया है, कई और बदलाव किए गए हैं एसआईआर को लेकर। बाकी विपक्ष का विरोध दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक जारी है, और जैसा कि हमने कहा कि एक बात ये भी कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे तेजस्वी यादव की तरफ से, कि चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। तो आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये चुनाव बहिष्कार की जो चेतावनी है
उसके बारे में, बाकी जो SIR चल रहा है उसमें जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।